अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट क़य्यूम सिद्दीकी और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार MB सुमरो। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हमारा प्रोग्राम सहाफ़ी का वक्त भी बदल चुका है। जी अब हम 11 बजे आपसे मुलाकात होगी लेट नाइट, और जो सारे दिन की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उनके हवाले से बात भी होगी माहिरीन के साथ और मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी। आज का जो सबसे बड़ी वक्त की तब्दीली है या वक्त ने पासा पलटा है वो नवाज शरीफ के लिए है। और नवाज शरीफ आज से तकरीबन 6 साल पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से एक अकामा के केस में नाअहल करार दिया गया था। पनामा का बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसका हदफ नवाज शरीफ और उनके अहले खाना रहे। सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने मिलकर उनको ताहयात नाअहल करार दिया था, मगर वक्त कुछ ऐसा बदला है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच ने अपने ही कुछ पुराने फैसलों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। जी हाँ, उनमें सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला एक समीउल्लाह बलोच नाम के एक केस के साथ जुड़ा था जिसमें ताहयात नाअहली की सज़ा मुकर्रर की गई थी। आइन के आर्टिकल 62(1)F यानी सादिक और अमीन ना रहने वाले किसी भी शख्स के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से ये करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आर्टिकल 62(1)F की जो सज़ा ताहयात नाअहली मुकर्रर की गई थी वो गलत थी, और यूँ जो ताहयात नाअहली अब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए सुनाई गई थी वो आज के तारीख़ में वो बदल गई है, वो ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर पे जो अकामा वाला मामला था उसमें भी जो ताहयात नाअहली थी, अब उसमें भी ये सवाल नहीं कि ये नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए है। उसमें भी आज के फ़ैसले के नतीजा ये निकलता है कि अकामा वाले फ़ैसले में जो ताहयात नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा ही ख़त्म हो गई है, गैर मौसर हो गई है। इसी वाले से हम बात करेंगे आज के फ़ैसले के हवाले से, मगर इससे पहले कि हम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तरफ जाएं और MB सुमरो साहब की तरफ जाएं, आपको सुनाते हैं अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान का वो इंटरव्यू जो आज उन्होंने फ़ैसले के फ़ौरन बाद मतीउल्लाह जान से बात करते हुए दिया। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी लाइट में। जी सुप्रीम कोर्ट ने 3 ब्रॉडली स्पीकिंग 3 डिक्लेरेशंस दी हैं। उन्होंने समीउल्लाह बलोच की जो जजमेंट है उसको ओवररूल किया एंड हेल्ड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62(1)F इज कांट बी लाइफ लॉन्ग। और दूसरी उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये होल्ड किया है कि 62(1)F की जो प्रोविज़न है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। मतलब उसका ये है कि वो जो लैंग्वेज है कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उसके लिए कोई कानून चाहिए जो ये बताए कि वो कौन सी कोर्ट होगी जो ये डिक्लेरेशन देगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा, लोक स्टैंडर्ड किसका होगा। तो उसके लिए एक कानून का होना ज़रूरी है, और जब तक वो कानून नहीं बन जाता तो उस वक्त तक 62(1)F जो है वो उसका वही मकाम होगा जो 62(1)D, E और G का है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रेट के कॉन्शियस को अपील करना है। अगर उसके तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो उसके लिए जब तक कानून नहीं बताता उस वक्त तक जाहिर है वो नहीं हो सकता। अच्छा, इकामा वाले केस में जो नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, वाज दैट अ डिक्लेरेशन और उसका क्या स्टेटस है? आई थिंक जो आज की कोर्ट की रूलिंग आई है और समीउल्लाह बलोच भी ओवरटर्न हुआ है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि 184(3) और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं आई थिंक दे आर नलिटी नाउ। डिस्क्वालिफिकेशन वाले जी वो सब नलिटी हैं, बिकॉज ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3) ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून ने बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। तो अब इन फैसलों के बाद ट्राइब्यूनल के लिए क्या रास्ता रह जाता है? ट्राइब्यूनल के लिए तो आई थिंक इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ। द ट्राइब्यूनल्स विल हैव टू allow and let the people decide. Will have to allow the nomination papers if they are challenged on the basis of 62(1)F.
आई थिंक जब तक वो कानून नहीं आ जाता जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी उस वक्त तक जो 5 साल मुद्दत वाला कानून था उसका क्या हुआ? उसको दे लेफ्ट इट अनटच्ड। वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। आज के फैसले के बाद जो अगर कोई चैलेंज करता है 5 साल मुद्दत का जो कानून था, अब वो कानून इररेलेवेंट हो गया है या अभी भी उसकी अफादियत है? नहीं, एज वी स्पीक आई थिंक उसका तो अब यानी वो अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा कि कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)(f) के वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। नॉन एस्ट से मुराद दे आर अ नलिटी, देयर आर नो डिक्लेरेशन सो टू स्पीक। जी अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, 10 जनवरी आखिरी तारीख थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए कागजात नामजदगी, जिसमें नवाज शरीफ की कागजात की मंजूरी को भी चैलेंज किया गया था। जहांगीर तरीन भी हैं, कुछ दीगर भी हैं। तो अब मेरे ख्याल में तमाम रास्ते साफ़ हो गए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन के मैदान में आने के लिए। मेरा ख्याल कि वो जैसे अटॉर्नी जनरल कह रहे थे, हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि 62(1)(f) के तहत जो भी डिक्लेरेशंस थे वो तो अदालत ने कहा कि इख्तियारी नहीं था, क्योंकि वो एब्रिज करता है अपना आपके फंडामेंटल राइट को और उसको, तो वो उसकी हारमोनियस नहीं की गई, बल्कि जो है ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। यानी उर्फ़ आम में हम इसको कहें जैसे कि 63A के अंदर 2 जज साहिबान ने कहा था कि जो चीज़ आइन में नहीं उसमें उसको आइन में डाल दिया, यानी आइन को रीराइट कर दिया। तो ये वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्होंने कहा कि ये इस हारमोनियस जो प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। तो अब तो कोई डिक्लेरेशन राय नहीं जैसे कि है, तो जाहिर है वो उस सूरत में होता कि डिक्लेरेशन बरकरार रहता तो तब ये कानून उसके ऊपर लागू होता कि वो अगर होगा भी तो 5 साल की नाअहली होगी। तो जाहिर है जो लोग भी थे पार्लियामेंटेरियंस जिनको नाअहल किया गया था पर्टिकुलरली 62(1)(f) के नीचे, वो डिक्लेरेशन जो हैं वो ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको ज़रा एक और एंगल से देखें। एक तो ये है कि तायात नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन एक और केस है जिसके अंदर एक सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया गया है। तो अगर अदालत के पास ये इख्तियार ही नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे दे सकती है? तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली वो डिक्लेरेशन भी खत्म हो गया। अब वो सादिक और अमीन वाली फैसला भी फारग हो गया आप ये कह रहे। एम.ए. सोमरो साहब, आप तो एक तवील अरसे से इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते रहे हैं और पिछले 6-7 साल के दौरान ये पनामा और अकामा के फ़ैसलों के बाद से जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही हैं और जिसके पीछे मैं समझता हूँ 5 जजेस थे पनामा बेंच के, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, इन्होंने तो बग़ैर ट्रायल के ही नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, अगर आपको याद हो। और फिर जस्टिस एजाज़ अफसल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाज़ुल हसन, इन्होंने JIT बनवा के फिर पनामा के केसेस में ट्रायल हुए और उसमें सज़ाएँ भी हुई। तो आज पनामा और अकामा का ये सारा जो एक अदालती थिएटर था, आज उसके अंजाम पहुँच गया है, वो अपने अंजाम को आप कैसे देख रहे हैं सारे 6 साल? देखें, आज का जो फैसला है, आज का फैसला ये बता रहा है कि जैसे पॉलिटिकल हालात चेंज होते हैं, हमारी जुडिशरी के फैसले भी चेंज होते हैं। एक हालात में एक फ़ैसला, दूसरे हालात में दूसरा फ़ैसला। ये अदलिया की तारीख़ के हवाले से कोई अच्छा नहीं है। हमारी जुडिशरी की तारीख़ वैसे ही माजी की भी कोई अच्छी नहीं है। हमारे पास ये चौथी असम्बली थी जिन्होंने अपना टेन्यूअर 5 साल का मुद्दत पूरी की, मगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी नहीं की। वो जुडिशरी की वजह से की। यूसुफ रज़ा गिलानी भी अदलिया के ज़रिए नाअहल हुए, नवाज शरीफ भी अदलिया के ज़रिए नाअहल हुए, और इमरान खान को पहली मरतबा हिस्ट्री में वो पार्लियामेंट ने खुद अदम-ए-एतमाद। लेकिन आप कह रहे हैं अदालती फैसले चेंज होते हैं, मगर यहाँ पे आप नहीं देखते कि ये सिर्फ बेचारे इन जजों का मसला नहीं था, इनके पीछे जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिए उसका कोई वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, आप पनामा बेंच की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं ये कह रहा हूँ पनामा बेंच के ऊपर आपके ख्याल में कोई दबाव नहीं था? जी जी, मैंने वही, क्या उनके इसमें कोई नियत का फतूर शामिल नहीं था आपके? ये फैसला ही देखें, जो पनामा केस के थ्रू उसमें 400 से ज़्यादा लोग थे, सिर्फ एक बंदा टारगेट हुआ, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है,
नीचे जुडिशरी के बजाय आप ऊपर से ही सजा देंगे, उनसे सारे हुकूक आप आईनी छीन रहे हैं, उनके साथ वो ज्यादती है। और पब्लिक के अवामी नुमाइंदे को रिजेक्ट करना और ऊपर लेके आने का सिर्फ एक ही अवाम के पास अख्तियार होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं है। ला मौजूद हैं, जो भी उस जुडिक्शन से बाहर निकलता है वो नायल कर दें, मगर नीचे से सजा है ना। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सजा दे देती है, पनामा में ऐसे हुआ है, तो वो गलत है। सही है। कयूम सिद्दीकी साहब, बात हो रही थी कि अगर ताहयात नाअहली ख़त्म भी हो गई तो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है कि वो 5 साल तक मुद्दत रहेगी, तो अगर वो कानून भी बरकरार रहता, जो अब तो खैर उस कानून की भी ज़रूरत नहीं नवाज शरीफ को, क्योंकि अकामा वाला केस ही ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि सुओ मोटो या आर्टिकल 184(3) के तहत किसी सियासतदान की इवन डिक्लेरेशन भी दे उसकी नाअहली की। तो अगर वो फैसला जो है अकामा वाला, वो स्टिग्मा तो रहता अगर ये डिक्लेरेशन का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट जो है उससे दस्तबरदार ना होती। स्टिग्मा तो अभी भी मौजूद है ना। मतीउल्लाह जान साहब देखिए ना, उसके अंदर क्या कहा था, उस पनामा बेंच के अंदर भी जो था वो यही कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। वो तो समीउल्लाह बलोच के फैसले की तनाजुर में जो है वो ये कहा गया, ताहयात हो गई। ठीक है, अब वो भी एक मैटर ऑफ आपके ख्याल में अकामा का फैसला अभी बरकरार है, या जब कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिक्लेरेशन देने का अख्तियार ही नहीं है 62(1)(f) के 184(3) में, तो क्या अकामा वाला फैसला भी कूड़ेदान में नहीं चला गया? मैं वही तो आपको कह रहा ना कि 62(1)(f) की किसी को सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देना या किसी को कहना कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इन दोनों सूरतों के अंदर जब एक इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इन दोनों फैसलों का फिर एक ही आप उसके ऊपर उसको कसौटी पे परखेंगे ना। तो अब ऐसी सूरत में जो है, मैं इसीलिए आपसे गुजारिश की थी वो जो 3 रुकनी बेंच बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, तो वो भी एक डिक्लेरेशन ही था ना कि ये 62(1)(f) के तहत नाअहल नहीं है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की कि भाई जनाब ये उनको डिक्लेयर। अब मुझे बताया ना कयूम साहब, आप तो तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, जजेस फैसले देते हैं, रिटायर होते हैं, पेंशन लेके घर चले जाते हैं, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफसल, जस्टिस अजमत सईद शेख आज ये घरों में बैठ के तमाशा देख रहे होंगे कि किस तरह उनके दिए गए फैसलों को कूड़ेदान में डाला गया है। मगर आपके ख्याल में अब जस्टिस एजाजुल एहसन तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, मौजूद है। हाँ, कल बुधवार अपनी बेंच बना के और फिर इसको रिवर्ट कर नहीं, बात ये है कि क्या जो माइनॉरिटी ये जो 6 साल गुजरे हैं, या अफरीदी साहब का, ये जो 6 साल 7 साल गुजरे हैं इस मुल्क और कौम के, आप समझते हैं ये ज़ाया हुए सुप्रीम कोर्ट के इस अदालती या सियासी इंजीनियरिंग के बायस जो पनामा केस में की गई? देखें मतीउल्लाह जान, हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो अब को देखें ना, तो 18 सितंबर के बाद से एक नई सुप्रीम कोर्ट का जन्म हमें नज़र आ रहा है। उससे पहले की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें हम ये देखें कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, बल्कि जो रेकोडिक जैसे मामला थे जो सेंसिटिव नौइयत के थे उस पर एक्सटेंड करके, और फिर जो है वो आपकी मईशत माली नुकसान उसके ऊपर हुआ। फिर HRC सेल बना के 184(3) को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि एग्जेक्टिव जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया, और फिर यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 184(3) जो है वो 58(2)(b) का जो है मुतबादिल बन गया, सामने आ गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि किस तरह से जो है वो हुआ। अब शायद सुप्रीम कोर्ट जो है या वक्त जो है वो हमें इस लहज के ऊपर लेके आया कि अदालतें ना तो पॉलिटिक्स को रेगुलेट करना चाहिए उनको, और ना ही सियासी या इंतज़ामी मामलात के अंदर इस तरह मुदाखलत करनी चाहिए। ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम की किसको उसने मुंतखब करना है, किसको नहीं करना, और फिर ऐसी तरामीम जो डिक्टेटर के दौर के अंदर शामिल की गई और उसका बाकायदा तौर पर मकसद था कि कुछ लोगों को जो है सफाहस्ती से मिटाना है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी अदालतें शायद जो है वो किसी न किसी तरह से अंडर इन्फ्लुएंस रही, और जुडिशल इंजीनियरिंग की जो है वो टर्म्स जो है वो लोगों ने कॉइन करना शुरू कर दी। अब भुट्टो का केस देख लीजिए, फैज़ाबाद धरना केस देख लीजिए, रेकोडिक का केस देख लीजिए, 184(3) के अंदर नाहलियाँ देख लीजिए, मतलब हर चीज़ जो है अब एक नया सफ़र की तरफ जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपना ही एहतसाब खुद कर रही है। और देखते हैं कि इसके बाद ये कितनी क्या होते हैं
आपने कहा जुडिशल इंजीनियरिंग का रास्ता रोकना मकसद था, तो आज का जो फैसला है एमबी सोमरो साहब, पहले तो चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का जो अख्तियार था फ़र्द वाहिद का, वो भी ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से जो है चीफ जस्टिस ने उस अख्तियार से दस्तबरदार हुए और 3 जजों की कमेटी बना दी। फिर ये जो सुओ मोटो का अख्तियार था, इसको हथियार के तौर पे, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, सियासतदानों को नाअहल किया गया, आउट किया गया। अब जब ये दोनों रास्ते बंद हो गए हैं तो आप समझते हैं कि अदालती इंजीनियरिंग का रास्ता भी अब बंद हो गया है और बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखें, ये जो इस पीडीएम की हुकूमत में 2-3 चीज़ें जो हुई वो जुडिशरी के हवाले से वो अच्छी हुई हैं। एक तो जो सुओ मोटो का जो कानून है, चीफ जस्टिस ने उनको अपहोल्ड किया है, वो अच्छा है, क्योंकि अब 3 अगर सीनियर तरीन जजेस बेंच बनाएंगे और उसके हवाले से फ़ैसला करेंगे तो वो एक अच्छा होगा। वन मैन शो जो माजी में रहा है, जितने सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस पे केस नहीं चलाती थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, उतने उनसे ज़्यादा सुओ मोटो पे चलते थे। और जो ब्यूरोक्रेसी की जो अपॉइंटमेंट होती थी और कहीं किसको मुकर्रर होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, वो भी उड़ा दिया जाता था। तो वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वन मन शो होगा नहीं। ये अच्छा है, मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें अच्छी हुई है। और ये जो सज़ा भी जो इलेक्शन एक्ट में ये लिख दिया गया है कि जिस आइन के आर्टिकल में सज़ा का तयन नहीं है तो इस सेक्शन के तहत उसकी सज़ा 5 साल होगी। तो अब इलेक्शन एक्ट के तहत मजीद 10 साल या 15 साल नहीं होगी आइन के किसी आर्टिकल। चलें, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सब कुछ ओपन हो रहा है। खुली अदालत ही नहीं बल्कि अब बराह रास्त सारी दुनिया में ये नशियात भी देखी जाती हैं और ये दलाइल भी सुने जाते हैं। तो शफाफियत भी तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा शायद अदालती अमल के हवाले से नहीं रही जितनी अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के आने के बाद हमें देखने को मिल रही है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कई से साहब मैं बात तो हम करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासत के अंदर और इलेक्शन के अमल के अंदर शफाफियत की, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी आज के फ़ैसले से इख्तलाफ किया है हस्बे मामूल और वो कहना क्या चाह रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे बात करूँ। वेलकम बैक। 7 जजों का बेंच है, एक ही अक्सरियत, ताहयात नाअहली ख़त्म। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक बार फिर अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा है और उसमें कुछ मुख्तलिफ बात करने की कोशिश की है। बज़ाहिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुख्तसर नोट के अंदर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में पहले फ़ैसला दिया था कि नाअहली उस वक्त तक रहेगी जब तक अदालती फ़ैसला फील्ड में है, तो वो गलत नहीं था। और ये जस्टिस याहिया अफरीदी कई साहब कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसमें इख्तलाफ तो कर रहे हैं, समीउल्लाह बलोच के फ़ैसले को भी वो कह रहे हैं वो दुरुस्त था कि ये ताहयात रहेगी, लेकिन साथ कह रहे हैं कि समीउल्लाह बलोच के फ़ैसले में ताहयात नाअहली नहीं थी, उसमें भी उस वक्त थी जब तक फ़ैसला बरकरार था। वो ये कह रहे हैं कि 62(1)(f) में ताहयात नाअहली नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ये उस वक्त तक नाअहली है जब तक कि किसी अदालत का फ़ैसला मौजूद है। हाँ। अब समीउल्लाह बलोच वाले फैसले में तो रिव्यू भी खारिज हो चुका, वो तो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक तरह कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली नहीं है, लेकिन अदालत को इख्तियार है कि वो ताहयात नाअहल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि समीउल्लाह बलोच की इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही बनती है। अब ये एक देखने वाली बात है कि वो इसमें क्या रीजनिंग जो है वो उनकी इस डाइसेंडिंग नोट के अंदर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहिबान जो हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ व्यू ले रहे हैं। क्या ये भी रहे हैं कि ताहयात नाअहली 62(1)(f) में नहीं है, लेकिन वो जजमेंट लॉ के जरिए जो है वो उसको कहते हैं कि ये हो सकती है। ठीक है, बहरहाल जी एक तरफ तो ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है, मगर दूसरी तरफ कुछ सियासतदानों जमातों पर शायद अरसा हयात भी तंग किया जा रहा है। नाअहल तो नहीं हुए मगर अमली तौर पर बड़ी शिकायत हैं और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी और अदलिया में भी एक मुकदमात का अंबार है जो ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया गया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कार्रवाई हुई है और उसी से मुताल्लिक़ हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं कंवर दिलशाद, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्योंकि सदीकी साहब, एक तो मैं
जानना चाहूँगा सुमरो साहब से, जो सेनेट में करारदाद मंजूर हुई थी जिसकी वजह से अब खदशात पैदा हो रहे हैं, तो उसके बाद तो मौलाना फजल रहमान का भी एक इंटरव्यू आ गया, उसको भी हम चाहेंगे कि वो हम क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको भी ये खदशा है कि ये उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो हम सुनते हैं मौलाना फजल रहमान साहब क्या क्या। जी MB सुमरो साहब, कैसे देख रहे हैं पहले सेनेट में करारदाद जिसकी बज़ाहिर मुखालफत की भी गई और कोरम भी निशानदेही नहीं की गई, अब मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं, तो आपको क्या? देखें, मौलाना फजल रहमान तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये जो करारदाद मंजूर हुई है वो ये हमारे मौक़िफ़ की तायद है। मसला ये है कि जो दो बड़ी जमायतें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, ये मेरे हिसाब से ये दोहरा मयार इन्होंने अख्तियार किया हुआ है। अब मैं आपको फ्राइडे के डे के इजलास का बताऊं, 46 मेंबर की हाजिरी है, उस दिन इजलास में मौजूद थे। तो 46 जब ये करारदाद मंजूर हो रही है, 32 मेंबर अचानक गुम हो जा रहे हैं और 14 मेंबर बाकी रहे हैं। सेनेट का इजलास जुम्मे की नमाज से पहले एजेंडा खत्म हो चुकी थी सारी की सारी, तो उसको खत्म हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद सेनेट चेयरमैन ने रखा। मैं आपकी तरफ सुमरो साहब भी आऊँगा और ये बड़ा अहम आपने नुक्ता किया है। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब, सेनेट की करारदाद के हवाले से तो हम जानते हैं, आप ये समझते हैं और हम भी ये मानते हैं इस बात को कि एक ईवान बाला है और उसकी करारदाद का इज़्ज़त और एहतराम है, गो कि कानूनी तौर पर वो नाफिज़ुल अमल उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से एक पार्लियामेंट कानून मंजूर करती है और उस पर नफाज भी करती हैं। तो आप ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और आज लतीफ़ खान खोसा ने भी कुछ बातें की हैं कि अभी मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। हम चाहते हैं कि पहले वो लतीफ़ खान खोसा साहब को आप सुन लें और फिर कंवर दिलशाद साहब हम आपकी तरफ आते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के कल दिया है, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है, इस्तीफे आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं, मगर वैसे एक कानूनी अगर एक सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन कमीशन के अरकान इस्तीफ़ा दे देते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या कानूनी सूरत हाल पैदा हो सकती हैं? हाँ, ये बड़ी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर भी। ज़रा सोशल मीडिया के आप अपने होते हैं प्लांटेड किस्म के तबसरे भी आते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो थे मिस्टर उमर हमीद बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट हैं और मेरे से बहुत जूनियर थे मुझसे वो, और लेकिन उनकी बहुत ही ईमानदार और दयानतदार शख्स रहे हैं और अच्छा कंट्रोल रहा है। लेकिन मसला यह है कि वो बीमार हैं वो तकरीबन, मैं खुद उनको देख रहा था, तकरीबन 6 महीने से वो मुसलसल बीमार हैं, छुट्टियां ले रहे हैं, फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब भी कोई अहम मसला पेश आया तो फौरी प्रेशर नहीं कबूल कर सकते थे, इमीडिएटली फेड हो जाते थे। ये मैंने खुद भी देखा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी जब कभी हमसे रस्मी उनसे मुलाकात होती थी हमारी, तो वो भी कहते थे कि आदमी बड़ा अपराइट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ड्राफ्ट भी बहुत शानदार करता है इंग्लिश की, लेकिन बहरहाल कुछ बीमारी की सूरत हाल है। तो अब ये बीमारी की सूरत हाल देखा है, इलेक्शन हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो बेगम साहबा ने भी यही मशवरा दिया कि जी आप अपना आराम करें, रेस्ट करें, मेडिकल लीव पर चले जाएं। तो वो इन्होंने इस्तीफा जो दिया है वो अपने मेडिकल लीव के मुताबिक ही दिया है कि मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने एहतराम करते हुए उनको मेडिकल लीव करार दे दिया। कंवर साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ओहदा कितना अहम होता है और अगर खुदा न खास्ता ये ओहदा खाली हो जाता है तो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं अमली तौर पे, अगर कानूनी तौर पे ना भी सही तो अमली तौर पे कितना असर पड़ता है इलेक्शन की तैयारियों में? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इलेक्शन के तमाम प्रोसीजर में आप हमारे साथ थे और आप बेहतर जानते हैं, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम किरदार होता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के तमाम हकामात पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन हुक्म जारी करता है, उस पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पे ऐड होती है। तो तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इसके 12 लाख 15 लाख का जो पोलिंग स्टाफ है वो सारी जो है उसकी इंतजामी सलाहियतें जो होती हैं वो सेक्रेटरी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो सेक्रेटरी का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने अपने एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं आसिफ, हाल मैं उनको नहीं जानता, लेकिन बहरहाल सुना है कि वो भी DMG ग्रुप से रिटायर आदमी आए हैं, तो उनको वो फिलहाल को चार्ज दिया गया। लेकिन
नजर ये आ रहा है कि उमर हमीद साहब इलेक्शन तक नहीं आएंगे, इलेक्शन के बाद वो उनका इस्तीफा कबूल हो जाएगा। वो बीमार है, वो इसलिए तो हकीकत है, लेकिन सेक्रेटरी का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सारा इलेक्शन कमीशन उसके इर्द गिर्द घूमते अमल दरामद करता है। मैं खुद, आपने मेरा रोल देखा होगा, मैं 10 साल स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा, फेडरल सेक्रेटरी भी रहा, तो सारा इलेक्शन कमीशन आप जैसे दोस्तों के साथ हम चले के चलते थे, तो बेहतरीन इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी का बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा खबर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान भी छुट्टी पे जा सकते हैं या तबीयत की नासाजी के बाद इस्तीफा दे सकते हैं? ऐसी सूरत में क्या होगा आईनी और कानूनी तौर पर? देखो, ये 18वीं अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन को बेबस कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में अगर इस तरह का कोई बुरहान पैदा होता है तो वाकई आईनी बुरहान पैदा होने के खदशात मौजूद हैं। इससे पहले ये होता था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो जाए या छुट्टी पर चल जाए या लॉन्ग लीव पर चल जाए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो आइन के आर्टिकल 217 के तहत अब एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाई सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की जिम्मेदारी लगा देते थे। बस सब काम चलता रहता था। बेशुमार हमारे एक्टिंग चीफ इलेक्शन आते रहे, तसद्दुर जिलानी में से, लेकिन वो सब कुछ पहले होता था, अब तरमीम हो गई है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगर इसमें कोई सूरत हाल पैदा हो तो दो तरीके से। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो जाते हैं तो जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है कि फिर जो 4 मेंबर जो होंगे बाकी, उसमें जो सीनियर होगा उसको वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमीशन लगा देंगे स्टॉप गेप अरेंजमेंट में, जब तक नया चीफ इलेक्शन नहीं आ जाता। वो तो उसकी कमी दूर कर देगा एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसमें कोई देर नहीं लगेगी। जो लीडर ऑफ द हाउस जो है शहबाज शरीफ है साबिक, और साबिक भी लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज हैं, वो 5-10 मिनट में जिस शख्स को मिलाना चाहेंगे वो आधे घंटे में। लेकिन राजा रियाज तो अभी नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं, वो किस हैसियत में लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे? वो तो जी जैसे आपने देखा नहीं, पेशावर में जो थे वो भी तो पीटीआई के जो नजरियाती ग्रुप में चले गए थे, पेट्रोलिंग में चले गए थे खटक के साथ, वो भी उसका तो बरकरार रखा गया है। लीडर ऑफ दी हाउस उसको करार रखा गया महमूद खान को जो थे एंड केपीके के। और इसी तरह इनका भी यही हिसाब चलता रहा, बेशक वो एंड में चल जाए या कहीं भी चल जाए, लेकिन उनका जो एक सरकारी एक साबिक जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बरकरार रहेंगे ना। चले ठीक, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। एमपी सुमरो साहब, ये मेरे नज़र इसमें जो है ना, जो बात करें ना, जो आइन का आर्टिकल 213 है जिसमें इलेक्शन कमीशन और उसकी तकर्री के एक तरीक़ाकार दिया गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नाम फ्लोट करेंगे। कंसेंसस नहीं होता तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा जो कि इक्वल स्ट्रेंथ पे अपोजिशन उसकी होगी और वो फैसला करेगी। और उसमें फिर आगे प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई हो और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई वैकेंसी बनती है, खाली होती है, कोई असामी बनती है, तो फिर जो है उस वक्त सेनेट की जो मेंबर्स होंगे वही उन पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो कि फिर इसकी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन अगर राजा रियाज में और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें, अगर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें अगर इख्तिलाफ होता है तो फिर मेरे नहीं ख्याल कोई इख्तिलाफ होगा। नहीं, वो ये तो जो है देखने वाली बात है, हो भी सकता है। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए तैयार है या ये हालात जो है अभी भी सवालिया निशान पैदा? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद अब ये जो रूमर्स चल रहे हैं कि मजीद इस्तीफाएं आएंगी शायरा दस्तूर से, और आज तो आपके ख्याल में इसके पीछे कोई सियासी दबाव है या गैर सियासी? मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जो सेनेट से इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से जो रेजोल्यूशन आई है वो आई नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी ने पुश किया है। उसके मेरे पास 2 रीज़न है। जब ये करारदाद पेश की जा रही थी तो मूवर्स को ये पता नहीं था कि मैं करारदाद लाया हूँ या बिल लाया हूं। उन्होंने पहले कहा मैं बिल मैंने दिया है आपको, वो मुझे पेश करने की इजाज़त दे। और दूसरी उसने बड़ी गलती किया कि जब करारदाद का मतन पड़ा उसने ये नहीं कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो मुलतवी करें, उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को जो इलेक्शन होने हैं वो मुलतवी करें। तो ये अगर उसने उनकी अपनी होती तो इतने ब्लेंडर्स नहीं होते। अगर ये जो बातें हो रही है ना, तो उसका कुछ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, सिर्फ अगर चीफ साहब इस्तीफा देते हैं तो शायद इतना बहरान पैदा ना हो, क्योंकि
जो उम्र के हवाले से सबसे बड़ा है वो कायम मकाम हो जाएगा। मगर 3 मेंबर ने भी इस्तीफा दे दिया तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगी तो इलेक्शन कौन कराएगा? और फिर आइन में तो लिखा हुआ है कि एक मरतबा आप मुकर्रर करेंगे, ये दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर कैसे मुकर्रर करेंगे? एक इंटरप्रिटेशन का मसला जाएगा। और जो भी अगर नया भी इलेक्शन कमिश्नर आ जाए तो वो कैसे आके ही उसी वक्त कहेगा कि बस आज इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें? वो तो कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मुझे कुछ समझने के लिए टाइम दें। तो इलेक्शन की तारीख नहीं, इलेक्शन शेड्यूल तो जारी हो चुका होगा, उसे तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा, उसने तो सिर्फ अंगूठा लगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड जो अब मौलाना फजल रहमान भी मांग रहे हैं। और आपने सुना उन्होंने कहा कि इलेक्शन की मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, मगर इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बहस हुई है। क्या बात हुई, क्या बहस हुई, अब्दुल कयूम सदीकी से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कयूम सदीकी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड हो नहीं गई आज के फैसले से? लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्ड लेवल हो गई है? बड़े बड़े लोग जो हैं बराबरी सतह पे आ गए मुकाबले के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा साहब ने बड़ा ही माशाल्लाह से दलाइल दिए और रुक ही नहीं रहे थे, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ थोड़े से अननर्व भी हो रहे थे, तो रिएक्ट भी कर रहे थे। तो क्या आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसमें कोई ऐसा वाज़ेह हुक्म आया है कि जिससे पीटीआई को कोई रिलीफ मिली हो जैसा कि वो चाह रहे थे? नहीं, देखें, आज 2 चीज़ें थी ना। एक तो ये थी कि जी वो बल्ले के निशान के हवाले से हमारी पिटीशन भी आज फिक्स कर दें, तो अदालत ने कहा कि जनाब आज तो हम हैं, लेकिन चले हम सुन लेते हैं। कहाँ है हामिद खान साहब? उन्होंने कहा हामिद खान साहब नहीं है, लाइब्रेरी में बैठे हुए, वो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने जब शुएब शाहीन साहब को, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, ये केस उनका है, तो मैं तो नहीं आर्गू कर सकता। तो एक तो ये बात। फिर दूसरी जो है वो लतीफ़ खोसा साहब कहा कि आप बुला के लाए उन्हें, बुला के लाए, फिर वो आए बाद में आए, और फिर आके उन्होंने कहा कि जी 2 दिन का वक्त दे दें। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 2 दिन का वक्त दे दिया। कल हाई कोर्ट का जो है, अच्छा, ये वो पिटीशन थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले के निशान के हवाले से एक स्टे ऑर्डर के ऊपर अपील थी, जो स्टे ऑर्डर किया था ना। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे के नहीं स्टे कर दिया था पहले। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था ना, इलेक्शन कमीशन का फैसला स्टे कर दिया था। हाँ, फिर हाई कोर्ट ने अपना फैसला मुअत्तल कर दिया। फिर इंट्रा कोर्ट अपील में जो स्टे था वो वापस हो गया पेशावर हाई कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। इंटर कोर्ट में नहीं था, वो सिंगल जज पेशावर हाई कोर्ट के बीच में अब जो है वो अब जो है वो इंटर कोर्ट अपील तो मेरा ख्याल अब लगेगी। नहीं, वो उन्होंने कल जनवरी 9 तारीख को अब वही सिंगल जज अपना मेन केस सुन रहे हैं, जिनके सामने पेशावर हाई कोर्ट में वही सिंगल जज अपना मेन केस था। तो वो तो इंट्रा कोर्ट में चला गया था ना, वो सस्पेंड हो गया था फैसला। तो कल जो फैसला होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया गया, वो सुनना जाएगा। एग्जैक्टली, वो उसके अगेंस्ट आप जो है वो कल तो सुप्रीम कोर्ट में लग नहीं सकता, क्योंकि कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आना है, तो वह परसों के लिए दोबारा शायद। बिल्कुल। और उसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन का जो था वो अब लतीफ़ खोसा साहब ने फिर जब आर्गूमेंट हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी 3 दिन का वक्त दे दें। तो फिर वो अदालत ने उनके कहने पे उनको 3 दिन का वक्त दिया। वो उसमें 700 सफ़ात की जो दस्तावेज़ पंजाब ने एक बड़ी 600-700 सफ़ात की रिपोर्ट पेश की, और लतीफ़ खान खोसा साहब से चीफ जस्टिस ने कहा भी कि आप इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो तहरीरी तौर पे दे दें। उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़े बगैर ही कह दिया कि झूठ का पलंदा है, और अपनी पुरानी जितनी भी शिकायत थी जिसमें काफ़ी लैदा भी हुई और काफ़ी तल्ख माहौल, वही अदालत कहती है ना कि हम आपको यहाँ इस फोरम को एज ए पोलिटिकल फोरम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनको शायद एक आर्ट है उनके पास कि वो एंगेज करते हैं उस तरह से, और फिर इधर उधर करके और अपना बात वो, और कई सब आसानी से एंगेज हो भी जाते हैं। अब मसला ये है ना कि मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना वो एक स्ट्रेटजी है, दरख्वास्त पा दे हक हो गया थे, ठीक है, ना होया तो मजलूम थे हैं। बिल्कुल यही बात। तो वो जो है अब वो अदालत बार बार कह रही है, और ये पता है इनको, आपका क्या ख्याल है कि नहीं पता कि ये काम इलेक्शन कमीशन का अगर कोई मामला आ रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट आज भी काजी फ़ाइज़ ने कह ही दिया ना, जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, कि जनाब हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये ऑर्डर दे दें कि 100% आपकी दरखास्तें कबूल, कागजात नामजदगी नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है अब इलेक्शन का, और फिर
मेजॉरिटी जो नॉमिनेशंस उनकी मुस्तरद हुई थी वो बहाल भी हो गई। सो तो दे आर प्लेइंग विद द गैलरी और लाइव जहां पे चल रहे हैं शफाफियत के हवाले से जो है वो उसको जो है वो अपने मकासद के लिए अब वो इस्तेमाल कर इसमें। सुब्रा साहब देखें, सारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, मगर आपको नहीं लगता कि मीडिया को भी लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत है? क्योंकि मीडिया के लिए भी बड़े मसाइल हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये क्या हुआ था पिछले दिनों जो इंटरनेट डाउन हुआ था? मतलब भाई अभी रात हुआ है, कल गुज़श्ता रात हुआ है। तो सच्ची बात यह है कि हम माजी में जब मार्शल लॉ के दौर की बात करते हैं तो उस दौर के जर्नलिस्टों को हम कुछ बुरा भला कहते थे, मगर सच्ची बात यह है कि अब हिस्ट्री में इस वक्त तक जो रही है, जो हम इस वक्त जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम किसी भी दौर से के जर्नलिस्ट फिर भी उनका किरदार जर्नलिज्म फिर भी कुछ न कुछ आज़ाद रही है। हम इस दौर के जर्नलिस्ट खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे और तारीख में जवाब नहीं दे पाएंगे। और मगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी ना उस वक्त। अब तो कानून भी पढ़ लिया। उस वक्त के जर्नलिस्ट देखें इतने शार्प थे, अगर खबर निकाली जाती थी अखबार से तो वो हिस्सा खाली छोड़ देते थे। तो आज वो वाइट सोफा अपनी कहानी खुद बयान करता है। करीम साहब, आपको क्या लग रहा है अगर अभी से ये हालात है, इंटरनेट एकदम से बंद हो जाता है, मीडिया के ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर इलेक्शन वाले दिन क्या हो सकता है? किस ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना चाहिए? मतीउल्लाह जान साहब, मेरा ख्याल आपके इस प्रोग्राम के अंदर आप ये रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर। अब मुझे नहीं पता आपको क्या एडवाइस आई है, मैं तो नहीं कह सकता, मुझे तो अभी तक कोई एडवाइस नहीं आई। हमें तो अभी तक कोई नहीं आई, इसलिए शायद आप जो है वो खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, तो क्या आप अपने चैनल पे नहीं करते? नहीं, मैंने जो कहना चाहा मैं तो कहा है, मतलब उसमें आप देख लें। तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, एक और चीज़ भी है, आप एक और तरह से भी देखें ना कि सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज़ जो है वो पहले उसको फिलर किया जाता है और फिर उसको इतना ज़्यादा फैलाया जाता है कि आपको वो सच कि जब तक सामने आता है पूरा मोहल्ला जो है, मगर ये ज़्यादातर बाहर से आ रही होती है, मतलब यहाँ पे बैठे आप ये देखें ना, ये चीज़ है। और किस किस्म के गलीज इल्ज़ामात जो है ना, उसमें जर्नलिस्ट को बख्शा जाता है ना किसी और को बख्शा इसमें जाता कोई है। शक नहीं कि फेक न्यूज़ भी है, मगर पाकिस्तान में कानून भी है, अगर है तो फिर कानून के मुताबिक ही इन तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, MB सुमरा साहब, आप सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।